2 हफ्ते पहले मैं सिनेमा स्टूडेंट्स की एक वर्कशॉप ले रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि रीसेंट रिलीजेस में से आपकी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है। तो एक सुर में सबने बोला लापता लेडीज। इनफैक्ट अगर आप चेक करो, जो इस चैनल की सबसे सक्सेसफुल शॉट है जिसपे 26 मिलियन व्यूज हैं, वो लापता लेडीज की ही है। तो सवाल ये उठता है कि एनिमल, केजीएफ, आरआरआर की इस दुनिया में ये लापता लेडीज ने कौन सा फॉर्मूला क्रैक कर लिया कि बुर्का सिटी वाले प्लेजियरिज्म चार्जेस के बावजूद वो ऑस्कर में जाती है और ये 20-21 साल से लेकर बड़े बूढ़ों तक सबको पसंद आती है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, सिनेमा में भी, नेटफ्लिक्स में भी। ये पता लगाने के लिए मैंने इस मूवी को पिछले 6 महीने में लगभग 12 से 15 बार देखा होगा और मुझे ये रियलाइज हुआ कि द डेविल ऑलवेज लाइज इन द डिटेल। ये सिंपल से लगने वाली दाल, ये लापता लेडीज, एक्चुअली में एक बहुत सोफिस्टिकेटेड डिश है जिसके बड़े सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके अलग अलग से चखेंगे और पता लगाएंगे क्या है ये सिनेमैटिक ब्रिलियंस लापता लेडीज। सजनी रे लापता लेडीज अगर सिर्फ एक मसाला एंटरटेनर होती ना, तो शायद उसका इतना इंपैक्ट नहीं होता। यहाँ इंपैक्ट लाती है उसकी अनकॉम्प्रोमाइजिंग ऑथेंटिसिटी। डायरेक्टर किरण राव वैसे तो एक प्रिविलेज्ड बांद्रा गर्ल है, लेकिन पानी फाउंडेशन के काम की वजह से उन्होंने इंडिया के गांव में इतना टाइम बताया है कि जब वो खुद जाकर ऐसी एक दुनिया गढ़ती है तो उसका कॉस्ट्यूम, सेट डिजाइन, कैरेक्टर्स, कहानी सब बहुत रियल लगते हैं। और उन्होंने बहुत ध्यान रखा है इन चीजों का। जैसे कहानी सेटअप है जनवरी 2001 में। ट्रेन में साइड में बैठा ये आदमी जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, उसमें साफ दिखता है कि भुज का भूकंप हो गया है और अटल बिहारी वाजपेयी तब के पीएम दौरे पर निकले। यानी ये टाइमलाइन कुछ 27-28 जनवरी के आसपास की है। 29 जनवरी। वैसे ही जब शहरों की दीवारों को दिखाते तो वहां जो फिल्म के पोस्टर लगे हैं वो साल 2000 की सबसे बड़ी हिट्स थी। कहो ना प्यार है, धड़कन, जोश। और ये कोई एक्चुअल में गांव देहात में टाइम बिताने वाला बंदा ही बता सकता है कि वहां जो मूवीज पहुंचती हैं, एक तो वो खाली हिट मूवीज ही पहुंचती हैं और दूसरी कई कई महीने बाद ही पहुंचती हैं। एक और जगह आपको ये कंसिस्टेंसी दिखती है जब दीपक गांव पहुंचता है अपनी दुल्हन को लेकर, तो बैंड जो गाना बजाता है वो 1997 का दिल तो पागल है का गाना होता है। और यही तो ब्रिलियंट राइटिंग है कि मूवी यहाँ पे थोड़ा सा मेटा जाती है, क्योंकि जो गाने के लिरिक्स हैं वो दीपक का आने वाला हाल है। और ये स्पर्शवाई डांस रियलिटी शो का विनर था। ये अपने फादर के बारात में देखे हुए किसी डांस को इतने बखूबी कॉपी करता है। अगेन एडिंग टू द ऑथेंटिसिटी ऑफ द फिल्म। ये 2001 टियर 2 सिटी का जो यूनिवर्स बनाया बड़ी बारीकी से बनाया, क्योंकि आप देखो यहाँ पे आपको साइकिलें दिखेंगी, बाइक या कार उतनी नहीं दिखेंगी। कीपैड वाला मोबाइल तो दिखेगा, लेकिन कंप्लेंट ये है कि मोबाइल के टावर अभी तक नहीं आए हैं। टावर क्या हमारे बाबूजी लगवाएंगे? और यहाँ कहीं टीवी नहीं है, यहाँ सिर्फ रेडियो है। इनफैक्ट कितना कमाल है कि रेडियो पर ये जो कमेंट्री आप सुनते हो, ये एक्चुअली ईडन गार्डन में खेला गया मार्च 2001 का एक मैच है जिसमें रिकी पॉन्टिंग को आउट किया था हरभजन और इंडिया की आइकॉनिक जीत हुई थी। तो एक तरीके से रेफरेंसिंग करी जा रही है उस टाइम की। रिकी पॉन्टिंग ने खेला और ये आउट। आक्रामक खेलना चाहते थे, स्वीप किया, वहां पर दास के हाथों कैच हो गए। हरभजन बहुत ही खुश। हालांकि किरण जी और ऑडियंस से मेरा एक सवाल है कि ये जो मैच हो रहा है ये 50 दिन बाद हो रहा है भुज भूकंप के, तो क्या 50 दिन तक फूल कुमारी ने अपने कपड़े नहीं बदले? सोचना और कमेंट करके बताना। हालांकि इतनी ऑथेंटिसिटी में एक चीज जो झूठ बोली गई वो है उस जगह का नाम, यानी निर्मल प्रदेश। मूवी अपनी स्टार्टिंग में ही मध्य प्रदेश टूरिज्म को थैंक यू बोलती है, तो पता चल जाता है कि है तो एमपी, फिर एनपी क्यों बोला? इसके पीछे भी एक बहुत खास और एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है। So setting it in any one state would have just reduced it to some sort of a cultural phenomenon, which it is not. It's really a mentality, and it's like how women look at themselves. Nirmal Pradesh gave us that little freedom to say Nirmal Pradesh में होता है ये सब। हाँ जी, तो समझ गए, मूवी बड़ी एंटरटेनिंग है, बड़ी ऑथेंटिक है, लेकिन सिर्फ इतना होता तो शायद ये इतनी बड़ी हिट ना होती। इसमें जो सोशल सटायर, ये जो रियल जिंदगी को उठाकर इन्होंने जो कटाक्ष मारा है, ये है इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट। बड़ा आसान होता लापता लेडीज के लिए किसी जेंडर को पकड़कर, किसी इंसान को पकड़कर, किसी रीजन को पकड़कर उस पर अटैक करना, लेकिन उन्होंने इसके लिए कुछ सिनेमैटिक डिवाइसेस यूज करे, जैसे घूंघट। मेरे को बड़ा कमाल लगता है कि मूवी की शुरुआत में जब फूल कुमारी को घूंघट पहनाया जाता है तो सारी औरतें ऐसे रिएक्ट करती हैं जैसे ये लो, ये वाली बकरी भी हलाल होने वाली है। और जाहिर सी बात है, जब फूल कुमारी इतना बड़ा घूंघट लेकर 2 कदम चलती है तो लड़खड़ा जाती है और फिर उसे मिलती है ये एज ओल्ड लेकिन काफी मेटा सी एडवाइस। एक बार घूंघट ले लिया
तो आगे नहीं नीचे देखकर चलना सीखो। बेसिकली राह ढूंढना, डायरेक्शन ढूंढना पति का काम है, पत्नी का काम है उसके पैरों को देखकर एक एक कदम उसका अनुसरण करना, उसको फॉलो करना। तो हो गया ना औरत की आइडेंटिटी का बेड़ा गर्क। और इसका असर ना आपको इमीडिएटली दिखता है। जैसे ही फूल कुमारी घर पहुंचती है तो अब उसको इस तरीके से बुलाते हैं बच्चे। अरे सुनो, दीपू आ गया। और पीछे खड़ी घूंघट में दुल्हन, उसको तो सारे भूल ही गए। और बार बार लापता लेडीज इस घूंघट को लेके आती है जब दीपक कहता है कि अदला बदली होती ही नहीं अगर घूंघट ना होता, अगर पहचान बनी रहती। कांटी एक जैसा घूंघट ओढ़ रखी है, एकदम चुप। या जब ये भी हो गया तो दीपक और उसके दोस्त जब बाजार पर खोज रहे थे तो वो फोटो में चेहरा दिखता, उसकी पहचान होती, कोई बता देता। और रिवाजों की ना एक बड़ी खास बात मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई और कर रहा होता है, कोई दूसरा धर्म, कोई दूसरा इंसान, कोई दूसरा गोत्र जात, तब आपको उसकी इलॉजिकल होना ना बड़ा साफ नजर आता है। लेकिन आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। यही है रिवाजों का वो खेल। फैज ढक देना मतलब पहचान ढक देना। चाय। और कितनी कमाल की बात है कि जब ट्रेजेडी हो जाती है, जब फूल खो जाती है तो सबसे पहले वो घूंघट ही उतरता है। और आपने देखा था कि दीपक जब फूल को लेके आता है तो पूरे रास्ते उसको पकड़ कर रखता है, उसको संभाल कर रखता है। लेकिन अब जब उसने खुद काम करना सीख लिया है और ट्रेन के गेट पर खड़ी है तो और जब हवा लग रही है उसको, तो सबसे पहले इस सर का घूंघट नीचे जाता है। ऐसा ही एक और सिनेमैटिक डिवाइस किरण यूज करती है जो है खोइचा। शादी के बाद विदाई लड़की की और ये जाना उसको पराया घर है, रक्षा की जरूरत उसे है, लेकिन पति की रक्षा हो जाए इसलिए वो खोइचा उसकी साड़ी में बांध दिया जाता है। एक खोइचा पति का रक्षा और मंगल के लिए होता है, इसे संभाल कर रख। और अर्थ का अनर्थ ऐसा होता है कि बाद में फूल खो जाती है, लेकिन वो जो खोइचा उसके पास है उसको बड़ा संभाल कर तिजोरी वाली जगह पर रखवाती है। एक दुकान में संभाल के रखेंगी। लेकिन ये आर्क इतनी सुंदर और इतनी ब्यूटीफुल है उस खोइचा के साथ कि एंड में जब वो अपनी पहली कमाई करती है कलाकंद को बेचकर, तो उस खोइचे वाली जगह पर अब अपनी पहली कमाई बांधती है। और उस कमाई की कॉन्फिडेंस का असर कुछ ऐसा होता है कि इस खोइचे को जहां रखा था वहीं छोड़कर चली जाती है। आई थी तो ना अपने पति का नाम लेती थी, कोई पूछे तो अपनी हथेली पर लिखा दीपक दिखा देती थी। पहले उनका नाम लेने से शुरुआत कर। लेकिन जैसे जैसे काम किया, हाथ थोड़े घिसे, तो अपनी खुद की हथेली की रेखाएं थोड़ी उभर के आई। दीपक का, उसके पति का या किसी और का नाम वहां से थोड़ा मिटा और आर्क ब्यूटीफुली कंप्लीट हो जाती है जब एंड में वो अपने पति का नाम जोर शोर से चिल्ला कर लेती है। लेकिन ये डीकोड कंप्लीट नहीं हो सकता, ये कोई भी आर्क कंप्लीट नहीं होती अगर फूल की जिंदगी में मंजू माई नहीं आती। इसका क्रेडिट मंजू माई को तो देना पड़ेगा। एक्चुअली ये जो मंजू माई का कैरेक्टर है ये वेस्ट के एक क्रेजी कैट लेडी के कॉन्सेप्ट से उठाया। ये मोस्टली उन औरतों की बात करता है जो अनमैरिड है या डिवोर्स्ड है लेकिन बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत वर्क ओरिएंटेड है। At 24, Eleanor had graduated from Harvard Medical and Yale Law. अकेले रहती हैं क्योंकि इन्हें किसी तरीके की कंपेनियनशिप की जरूरत नहीं है, लेकिन कंपेनियनशिप के नाम पर इनके पास बहुत सारी बिल्लियां होती हैं। और हमें ये जानना होगा कि ये जो 15-20 साल पहले की जो पोर्ट्रेल्स हैं वेस्ट में, आज उन्हें बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि ऑलरेडी एक थोड़ी सी दबी हुई क्लास है ये विमेन की, इसे पंचिंग डाउन कहते हैं। किरण मंजू माई को बैडएस दिखाकर इसे थोड़ा बैलेंस करती हैं, लेकिन है वो एक क्रेजी कैट लेडी। देखा जाए तो मंजू माई प्रोफेशनली कितनी सक्सेसफुल है, खुद का टी स्टॉल चलाती हैं, इंडिपेंडेंट है, अपना घर है जहां वो बिल्लियों के साथ रहती हैं। और ये जो हमारी इंडियन क्रेजी कैट लेडी है ये चटनी मैन को भी डांट देती है, रिक्शे वालों को भी डांट देती है और फूल के लिए जगह बना देती है। तो चौथी बार चटनी क्यों ले रहा है? किसी से डरती नहीं है और ट्रेडिशनल नॉर्म्स जो औरतों को दबाते हैं उनसे नफरत करती है, जाहिर सी बात है। भले घर की बहू बेटी। किरण की आपको यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि वो चाहती तो मंजू माई को विनर दिखा सकती थी, लेकिन वो दिखाती हैं कि इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी वो अकेली हैं, खुश होने की कोई खास वजह नहीं है उनके पास। मुंह मीठा करे जैसा कुछ खास है नहीं हमारी जिंदगी में। मंजू माई को ये भी लगता है कि दीपक ने जानबूझकर फूल को छोड़ दिया, उसका फायदा उठाकर, अब वो नहीं आने वाला। लेकिन जब फूल के लापता होने वाला वो पोस्टर देखती है तो सबसे ज्यादा खुशी शायद मंजू माई को ही होती है, इसीलिए तो वो कलाकंद खाती है। और वो शादी वाला खोइचा जिसे देखकर उन्होंने बहुत रिडिक्यूल किया, जो फूल के आर्क में उसको छोड़ना इंडिपेंडेंस था, यहाँ उस खोइचे को देखती हैं और थोड़ा सा खुश होती हैं। शायद ये खुशी सिर्फ फूल के लिए नहीं है, ये उस विश्वास के लिए है कि जमाने में अभी भी अच्छे मर्द हैं। हालांकि दीपक के घर की जो औरतें ना उनमें कोई खास आर्क नहीं है। पूनम जो बड़े भाई श्रवण की बीवी है वो आर्ट को फिजूल समझती है। ये फिजूल काम के लिए समय कहाँ है? और पूनम की सास दीपक की माँ गीता शर्मा जी, बाय द वे ग्रेट एक्ट्रेस, वो क्योंकि घर के आदमियों को पसंद नहीं है तो अपनी पसंद के खाना को बनाना भूल ही गई। हो गई ना वो भी लापता। दिक्कत तो ये है कि हमको अब वो भी याद नहीं कि हमको क्या पसंद है।
पर मुझे बड़ी पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलती है जब मूवी सिस्टम पर वो बात कहती है जो हम सबकी सच्चाई है कि सोना जैसी चीज भी चोरी हो जाने से बड़ा जो दुख है वो ये है कि हमें थाना ना जाना पड़ जाए। जेवर चोरी दुई दुख पाना, छोटा दुख चोरी बड़ा दुख थाना। थाना में से कौन डर का बात है बे? और औरतें कितना मानती हैं देखो अपने पति की बात। दीपक की बात को कितना सीरियसली ले लिया फूल ने कि चाहे गुम रहे जिंदगी भर लेकिन थाने नहीं जाएगी। काहे नहीं जाओगी थाने? जेवर चोरी दुई दुख पाना, छोटा दुख चोरी बड़ा दुख थाना। लेकिन ऑन दी अदर साइड ये ज्ञान देने वाला दीपक बेचारे की किस्मत इतनी फूटी थी कि उसको पूरी पिक्चर फिर थाने के ही चक्कर काटने पड़ते हैं, क्योंकि सिस्टम से कितना भी बचो एक दिन तो मेरे भाई जाना पड़ेगा कचहरिया। एक दिन जाना पड़ी हो पिया कचहरिया। अब ये जो इतनी बढ़िया इतनी कमाल की डिश तैयार हो गई है, इन 3 इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर अब फाइनली एक अंडा डालना है, एक ईस्टर एग्स कुछ डालने हैं और फिर मेरे जैसे डिकोडर बैठ के इस मूवी की सालों साल बात करेंगे। एक तो वो जो वायरल रील है उसमें हमने बात करी कि सूरजमुखी ही नाम याद नहीं आता फूल को, लेकिन मंजू माई ने जो कपड़े पहने होते हैं उसमें सूरजमुखी बना होता है। सटली ये हिंट करते हुए कि अगर आपकी आदत किसी पे डिपेंड होने की है तो जवाब आपके सामने भी होगा, आपको दिखेगा नहीं। और इससे बिल्कुल उल्टा ये दिखाते हैं कि जया जब गांव में घुस रही होती है तो घूंघट के अंदर से भी वो खुद ब खुद सबसे पहले गांव का नाम पढ़ लेती है। लापता लेडीज में नाम भी बड़े सोच समझ के रखे हैं। फूल एक्चुअली फूल जैसी है और फूल अगर सूरजमुखी का होता है तो दीपक से कॉन्स्टेंटली अट्रैक्ट होता है। और जया जो इन सब से थोड़ा फ्री है, थोड़ा लिबरल है, जिसकी जीत होगी इनमें, क्योंकि ये जया ही है जो बाकी लड़कियों से ऑपोजिट अपने पति का नाम भी लेती है और जिसके हाथ पर उसके पति का नहीं अपना खुद का नाम लिखा है, पंकज। हाँ, लेकिन जब वो पहुंचती है तो अपना नाम पुष्पा बताती है क्योंकि जिस बस में वो ट्रैवल करके गई थी उसका नाम होता है पुष्पा ट्रैवल्स, उसने पढ़ लिया था। और पुष्पा रानी के सबसे बड़े दुश्मन वो जो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर श्याम मनोहर, उनके नाम में भी देखो उनकी कैरेक्टर की आर्क है, तो थोड़े श्याम है, थोड़े काले हैं अपने कर्म से, इनिशियली आपको दिखता है लेकिन एंड में जाते जाते मनोहर हो जाते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो श्याम मनोहर जी पहले भी अच्छे आदमी थे। मीनू काले जी ये जो गाना सुना रही है अपने लड़के को छुड़ाने के लिए 10,000 रुपए की छूट देता है 4 लाइनें गाने के लिए, तो कदरदान तो है देखो आर्ट का। जाओ जी जाओ। लेकिन एंड में जिस ईगरनेस से वो खिड़की पर जाकर जया को ढूंढने की कोशिश करता है, जिस शिवलरी से वो हैंकरचिफ पकड़ाते हैं जया को, और जिस भारी सी बेसी सी आवाज में वो कानून याद दिलाते हैं प्रदीप। कानून कहते हैं इसे। एक मैं आप ही थोड़ी ओवर थिंकिंग भी डाल देता हूँ कि वो जो स्टेशन के नाम है, वो जो स्टेशन का नाम है, उसमें भी थोड़ी सी मैसेजिंग है। मानो वो जो ट्रेन का सफर औरत का सफर है शादी में, जो स्टार्ट होता है मूर्ति से, आइडलाइजेशन से, अपनी सारी रीति रिवाजों में, और एंड होता है घर के पतीले पर, मूर्ति से पतीला। लेकिन ये वाली डिटेल ओवर थिंकिंग नहीं है, ये आपने पक्का मिस कर दिया होगा कि जब दीपक का दोस्त आता है तो बताता है 8 स्टेशन तक गया था वो मूर्ति से आगे और वो ढूंढ नहीं पाया उसको। अगले 8 स्टेशन होके आए, इतना तो गाली स्टेशन नहीं आता है जितना हम आ रहे हैं। लेकिन जब टीटी साहब बताते हैं पतीला से वापस जाती हुई फूल को तो कहते हैं 9 स्टेशन के बाद मूर्ति आएगा, यानी कि उसके दोस्त को 1 स्टेशन ही आगे जाना था। यहाँ से 9वां बड़ा स्टेशन भैरवा के बाद आएगा मूर्ति। तो ऐसे बड़ी छोटी छोटी सी डिटेल डाली है। जैसे जब जया से पूछा था तो उसने बोला था कि वो छत्तीसगढ़ से है, लेकिन बाद में जब वो बताती है कि उसके गांव का नाम बार बार चेंज होता था पॉलिटिशियन के चेंज होने पर, तो वो नाम क्या क्या बताती है? पहले इंदिरापुर था, फिर अटल नगर और फिर मायागंज। हमारे यहाँ सरकार के साथ साथ गांव का नाम भी बदल दिया जाता है। इंदिरा बिकॉज इंदिरा पीएम थी, अटल बिहारी वाजपेयी बिकॉज अटल बीजेपी की सरकार थी, और मायागंज जो आता है मायावती से, जो यूपी की सीएम रही बहुत टाइम तक, छत्तीसगढ़ की नहीं। और एंड में ये प्रूव भी हो जाता है क्योंकि जो अपने मनी ऑर्डर वो भेज रही होती है वो आलमसराय में भेजती है जो यूपी में है। तो यहाँ भी मूवी ने एक थोड़ा सा हिंट आपको दे दिया था। किसी हेमा त्रिपाठी को 5-5 हजार का 5 मनी ऑर्डर भेजिए आलमसराय में। और इतनी दिल से बनाई हुई इस मूवी की किस्मत इतनी अच्छी है कि जिसको जो चाहिए था वो एंड में उसे मिल जाता है। दीपक और सूरजमुखी को उनकी फूल मिल जाती है, जया को विजय मिल जाती है, आजादी मिल जाती है, प्रदीप को श्याम मनोहर जी से लाइफ का लेसन मिल जाता है, और किरण राव को उनकी पहली कमर्शियल हिट मिल जाती है। उम्मीद है आपको ये लापता लेडीज का डिकोड पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा तो मिसेज वाला डिकोड भी चेक करना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे कंटिन्यू रखूं तो ये मेरा बाय मी अ कॉफी का QR कोड है, इस पर जितना हो सके, जितना भी हो सके उतना डोनेट कर दें ताकि मैं अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू रख सकूं। और कुछ पैसे इकट्ठे करके मुंबई जाए और किरण राव जी से मिले और उनसे पूछें कि ईडन गार्डन वाला मैच क्यों डाला आपने। अच्छा, उसका जवाब जरूर देना। और मैं आपको मिलता हूं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जया 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 जया।